स्टूडेंट, आप देख रहे हैं अपना ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए इसमें देखते हैं आज भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम देखेंगे संविधान। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य का शासन का संचालन किया जाता है। किसी भी देश के संविधान के शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार के कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अर्थ संबंध व शक्ति का संतुलन होगा। संविधान सरकार के साथ साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वह किस प्रकार की सरकार, संविधान संबंध राष्ट्र के शासन दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान को देश की आधारभूत विधि भी कहा जाता है। जनता के विश्वास व उनके आकांक्षाओं के प्रतिबिंबित करती है। संविधान संबंध देश के नागरिक के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है तथा उनके कर्तव्य को भी परिभाषित करता है। भारत का संवैधानिक विकास। भारत में संवैधानिक विकास का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ बल्कि क्रमिक विकास का निर्माण है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ है। भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, इंडियन कंपनी के शासन अंतर्गत संविधान का विकास, और दूसरा है ब्रिटेन सरकार जिसे क्राउन के शासन के अंतर्गत विधि का विकास। भारत का संविधान का विकास जो है वो दो प्रकार से हुआ है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो चलिए हम अब जो है एक एक करके रेगुलेटिंग एक्ट से आगे जानते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। महारानी एलिजाबेथ के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित था, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में कंपनी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस समय तक 1858 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास का पृष्ठभूमि तैयार किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया।
तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। उसके बाद इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं माना जा सकता है। ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में अवश्य कानून बनाने एवं निर्देश देने का अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई, पहला निदेश मंडल और तीसरा हितधारकों का मंडल। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इनके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हंगस्टन थे। इसके द्वारा मद्रास, बम्बई गवर्नर बंगाल के गवर्नर अधीन हो गए, जबकि पहले प्रेसिडेंसी गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1784 ईस्वी में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्फे इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी, व्यापारिक एवं भारतीय लोगों में उपहार व रिश्वत लेने की प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। ठीक है। सत्रह सौ 74 के इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी की व्यावहारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलाप कंपनी के निदेशक के हाथों में पहले से की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलाप सैनिकों राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। 6 नियंत्रक मंडल 6 सदस्यीय, यानी कि राजस्व सचिव को चांसलर ऑफ एक्सचेंजर और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिलिंग के लिए। इन सचिवों की नियुक्ति एवं पदच्युत का अधिकार सम्राट को सौंपा गया। इस प्रकार ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश में 2 शासक थे, पहला कंपनी का निर्देशक बोर्ड ऑफ कोर और दूसरा नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट व यह स्थिति 1858 तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध शक्ति, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। अधिनियम का महत्व। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश राजाधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इनके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यहाँ से 1784 का एक्ट खत्म होता है। अब देखेंगे 1786 का अधिनियम।
इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने हेतु निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को 12 प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। ये दोनों अधिकारों सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्राप्त हुए। अब पढ़ेंगे 1793 का एक्ट, चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनिमय की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा भारत की कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर कुछ प्रतिबंध के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारतीय राजस्व को व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धति बनाई गई। इस चार्टर ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। ब्रिटिश संसद की अनुमति के बिना ये विधियां लागू नहीं की जा सकती थी। कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। कंपनी को पुनः अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों एवं राजस्व नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस एक्ट में भारत के शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपये की वार्षिक धनराशि का व्यय प्रावधान किया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अब पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता थी कि निम्नलिखित थी कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसा सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश अधिकार वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसमें मद्रास, बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायी के सीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया तथा नए कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम एक्ट कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि को समाप्त कर दिया गया। अब यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके अधिकारियों को नियंत्रण में आ गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ किया। अब पूछेगा कि खुली प्रतियोगिता का आरंभ किस एक्ट के तहत किया गया, तो याद रखना है कि चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद जो है इस अधिनियम की धारा 87 में वर्णित किया गया कि रंग, जाति या धर्म आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीय किसी भी पद या कार्यकाल रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा।
और चार्टर एक्ट 1833 में यह भी तय किया गया कि रंग, जाति या धर्म, लिंग के आधार पर सेवा से प्रतियोगिता को किसी भी पद में कार्यालय और रोजगार से प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। कालांतर में यही धारा प्रशासन में भारतीय की भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अनुरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले शामिल किया गया। उसे केवल परिषद में बैठने में भाग लेने का अधिकार था, मतदान का नहीं। विधियों की सहमतिकरण के लिए गवर्नर जनरल को आगे आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया और 1834 में लॉर्ड मैकाले ने की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि का आयोग गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अंततः 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की कार्य किया। गवर्नर जनरल की 6 नए सदस्यों में 4 चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा का स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता था। विधान परिषद का मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ऐसी विधाइयों पर गवर्नर जनरल वीटो का भी कर सकता था। इस अधिनियम के अन्य प्रावधान थे। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगिता की परीक्षा का आधार बना दिया गया। अब देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1858।